हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डिजायर पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमारा नाम है सिकंदर और हम पढ़ाएंगे आप लोगों को बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग बायोलॉजी का सबसे बेसिक चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ यानी कोशिका जीवन की इकाई, इसको देखने और पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कोशिका जीवन की इकाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि सेल यानी कोशिका, कोशिका क्या है। कोशिका क्या है यानी व्हाट इज सेल। कोशिका कोशिका को जनरली हम लोग कह सकते हैं कि कोशिका हमारा एक तरह का कोष्ठक यानी चेम्बर यानी कंपार्टमेंट है, जो कि बाहरी वातावरण से अंदर के इन्वायरमेंट को अलग कर रहा है। तो कोशिका क्या है? एक तरह का हमारा कोष्ठक है यानी चेम्बर। चेम्बर है जो कि बाहरी वातावरण से सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है। कोष्ठक देखिए, एक हमारा एक कोष्ठक हो गया और ये हमारा बाहरी वातावरण हो गया। ये लाइन बाहरी वातावरण से इसको सेपरेट यानी अलग कर रहा है। ये हमारा जो लाइन है इसको बायोलॉजी के वर्ड में यानी बायोलॉजी के भाषा में झिल्ली बोलते हैं। झिल्ली इंग्लिश में इसको बोलेंगे मेम्ब्रेन। ठीक, ये मेम्ब्रेन सेपरेट कर रहा है ताकि जो इस कोष्ठक के अंदर कोई भी कोष्ठक हो गया, लिविंग कोष्ठक, जीवित कोष्ठक, उसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी रिएक्शन देखने को मिलती हैं। जैसे मानिए कोई हमारा रिएक्शन ए है, ए से बी बन रहा है, बी से सी चल रहा है, सी से डी चल रहा है, या इसी को कह सकते हैं पी से क्यू चल रहा है, क्यू से आर, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन को चलवाने के लिए इसमें देखेंगे कि इंफॉर्मेशन, कुछ सूचना आपको देखने को मिलेंगी। इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है यानी सूचना इसमें एकत्रित रहेगा। और इस रिएक्शन को, किसी भी प्रोसेस को चलवाने के लिए आप लोग की ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो इसमें कुछ ऊर्जा की भी जरूरत होगी। ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। आप लोग हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन ये ना सोचिएगा कि हम बायोलॉजी को केवल हिंदी में ही पढ़ें। आगे चल के आप लोगों को केवल हिंदी समझने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो कोशिश करिएगा कि आप बायोलॉजी को बाइलिंगुअल में ही करके पढ़ें। तो इसलिए हम आप लोगों को बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं ताकि आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो। कोई भी एनसीईआरटी इंग्लिश का भी आपको कभी जरूरत पड़ सकता है एनसीईआरटी उठा के पढ़ने का। हिंदी का तो हिंदी का बता ही रहे हैं, इंग्लिश का बता ही रहे हैं, तो कोई भी एनसीईआरटी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया कि कोशिका क्या है। कोशिका एक तरह का हमारा चेम्बर है जो कि सेपरेट कर रहा है किससे? आउटर इन्वायरमेंट, बाहरी वातावरण से। ये कोष्ठक बाहरी वातावरण से सेपरेट किया, इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर है और इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम हमारा डीएनए करता है। डीएनए को सुने ही होंगे आप लोग, जो कि हमारा एक तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है। ये हो गया। अब हम लोग देख लिए कि कोशिका क्या है, जान लिए कोशिका क्या है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि कोशिका का इसको बनने के लिए इसकी जरूरत क्या क्या पड़ती है, इसमें जरूरत, रिक्वायरमेंट क्या होगी। रिक्वायरमेंट फॉर सेल यानी कोशिका के लिए जरूरत।
कोशिका के लिए हम लोग जब चैम्बर बना के देखे थे, उसमें अब हम लोग देखे थे क्या मेम्ब्रेन का जरूरत पड़ रहा था, यानी झिल्ली। ई में हम हमारा झिल्ली जो होता है वो लिपिड के दो लिपिड के दो परत से मिलकर बना होता है। ठीक, पहला हमारा जरूरत पड़ा झिल्ली का। दूसरा हम लोग का इसमें जरूरत पड़ा था डीएनए, यानी जेनेटिक मटेरियल का। जैसे हमारा क्या था, डीएनए। तीसरा हम लोग का जरूरत इसमें क्या पड़ा था, जब आप लोग कोष्ठक को बना करके देखेंगे, यानी जब कोशिका को बनाएंगे, तो मान लीजिए ये तो पूरी तरह से सेपरेट कर दे रहा है बाहरी वातावरण से, लेकिन इसी हमारे झिल्ली या मेम्ब्रेन पे कुछ चैनल्स, या इसी को पंप भी बोल सकते हैं, जो कि प्रेजेंट रहता है, जो कि ये बाहरी वातावरण से एक्सचेंज करने का काम करता है। जैसे हमारा देखिए बाहरी वातावरण में हम लोग का जैसे CO2 प्रेजेंट है, अगर मान लीजिए CO2 को अगर इस सेल के अंदर जरूरत पड़ रहा है रिएक्शन करवाने के लिए, तो ये बाहरी वातावरण से बाहरी वातावरण से ही ना आएगा, तो इसको आने के लिए कुछ ना कुछ कोई जगह चाहिए, कोई रास्ता चाहिए। तो इससे होकर आ सकता है, इससे होकर आ सकता है, इधर चैनल है इससे होकर आ सकता है। तो ये इसको आने के लिए चैनल्स प्रेजेंट है, ताकि एक कोष्ठक यानी कोशिका के अंदर आसानी से आ सके। तो हमारा तीसरा इसके रिक्वायरमेंट में क्या हो गया, चैनल्स। चैनल्स या इसी को आप लोग बोल सकते हैं पंप। ठीक, ये हमारा हो गया रिक्वायरमेंट फॉर सेल, यानी इस सेल के लिए ये चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, इसको यूज करके आप लोग सेल को बना सकते हैं। इतना चीज हम लोग देख लिए। अब हम लोग इसके आगे अब हम लोग देखेंगे सेल का डिफिनीशन। ये तो जाने ना कि कोशिका क्या है, और कोशिका को आप लोग परिभाषित कैसे कर सकते हैं, तो आइए उसको हम लोग देख रहे हैं। कोशिका की परिभाषा, यानी डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ सेल। ठीक, तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यानी रचनात्मक, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी इसको हिंदी में कह सकते हैं सभी जीवों की सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, सभी जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं
क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। इसको संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आप लोग किसी एक यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव को देखेंगे, जैसे देखिए हमारा कोई एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, इसका उदाहरण हो सकता है हमारा अमीबा। आप लोग का प्रैक्टिकल भी होता होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में कभी कभी वाइवा में अमीबा का आपका स्पेलिंग पूछ लिया जाता है, तो AMOEBA, इसको याद रखिएगा। तो जब हम लोग अमीबा का स्ट्रक्चर बनाएंगे, अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नियमित नहीं होता है, इरेगुलर होता है, ये अपना शेप चेंज करता रहता है हमेशा। जिस तरह से इसको जरूरत पड़ा कि हमको हाँ खाने की जरूरत है, जहाँ खाना रहेगा तो उसके ऊपर जाके आगे से घेर लेता है और इसको अपने अंदर डाल के उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो देखिए हमारा कोई ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया अमीबा। ये अमीबा एक ही कोशिका का बना है, लेकिन ये अपना एक ही कोशिका से सारा काम कर रहा है। जिसे मान लीजिए आपको इसको श्वास लेना हो, यानी श्वसन, उत्सर्जन, बहुत सारा प्रोसेस हो गया, ये सब सारी प्रक्रिया ETC, ये बहुत सारा प्रक्रिया अपना एक ही कोशिका से कर ले रहा है। वहीं पे जब आप लोग यहाँ पे देखिए, एक कोई हमारा बहुकोशिकीय जीव हो गया, बहुकोशिकीय जीव है तो कई सारी कोशिका से मिलकर बना होगा। ये देखिए हमारा कोई बहुकोशिकीय जीव हो गया, मान लीजिए कोई हमारा एल्गी हो गया। जब देखेंगे डिफरेंट टाइप के, मतलब मेनी कोशिका से मिलकर बना होता है। ये मल्टी सेलुलर, मल्टी यानी होता है बहुत, सेलुलर यानी सेल, मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव हो गया। तो ये अपना तो मान लीजिए अलग अलग सेल का यूज करके अलग अलग काम करवा सकता है, लेकिन इसके पास एक ही सेल है और एक ही सेल सारा काम कर रहा है, तो इसीलिए इसको फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जा रहा है, या यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, आगे हम लोग आइए देखते हैं। यानी इसको कह सकते हैं यहाँ पे, ये जो हमारा अमीबा है वो इंडिपेंडेंट, बिना किसी पे डिपेंड हुए अपना सारा काम कर रहा है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को दिखा रहा है, शो दिखाना, शो कर रहा है। ठीक, इसीलिए बोल दिया जा रहा है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड यूनिट ऑफ लाइफ को सेल कहा जा रहा है। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे सेल की डिस्कवरी के से रिलेटेड, कि सेल का खोज कौन कौन किया था। कोशिका की खोज, यानी डिस्कवरी ऑफ सेल। कोशिका की खोज के लिए इसमें देखिए एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक,
इन्होंने आपको, ये एक प्लांट था क्यूरिकस सुवर, उस प्लांट के कॉर को काटा और उसके अंदर देखा कि छोटी छोटी कोष्ठक दिखाई दे रही थी, और वो जो कोष्ठक थी वो मृतक टाइप की थी, यानी वो जो सेल था वो मृतक टाइप का था। तो हम लोग कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था। रॉबर्ट हुक खोज किसका? मृत कोशिका यानी डेड सेल का। तो आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि तो अब जीवित कोशिका का कौन सा खोज किया था? तो एक साइंटिस्ट थे, एंटोनी वान ल्यूवेन हॉक। एंटोनी वान ल्यूवेन हॉक, ये हमारे जीवित कोशिका का खोज किए थे। जीवित कोशिका का खोज किए थे। ठीक, तो आप लोग ये दोनों नाम में देख रहे होंगे, लास्ट में यहाँ पे हुक लगा है, यहाँ पे हॉक लगा है। तो आप लोग को याद रखने के लिए हम कह सकते हैं कि कोशिका की खोज एक तरह का, ये देखिए तो ट्रिक है, कोशिका का खोज हुक हाक ने मिलकर किया था। आप लोग देहात के गांव के होंगे तो सुनते होंगे कि कहते हैं लोग इसको हुक हाक दो, मतलब मार पीट दो। तो उसी से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, हुक हाक, यानी कोशिका की खोज करने वाले थे हुक हाक, यानी मृतक कोशिका की खोज किए थे रॉबर्ट हुक, और जीवित कोशिका की खोज किए थे एंटोनी वान ल्यूवेन हॉक। तो यहाँ से हॉक और यहाँ से हुक, ये दो नाम लेकर के हम यहाँ पे मिलाकर लिख दिए हैं कि कोशिका की खोज हॉक ने किया था। ठीक, ऐसे ना बताइएगा किसी को, बस ये आप लोग को याद करने का ट्रिक है। अब हम लोग आगे देखेंगे इसी में सेल थ्योरी, यानी सेल को समझाने के लिए कुछ साइंटिस्ट आए और उसको अपने थ्योरी के द्वारा बताया कि हाँ सेल ये है, सेल ऐसे बन रहा है। बहुत सारे आप लोग सुने होंगे कि आप लोग, सबसे अगर बेसिक यूनिट देखा जा रहा है तो सेल, सेल हमारा मिल करके बनाता है टिश्यू यानी उत्तक, टिश्यू मिल करके हमारा बनाता है ऑर्गन यानी अंग, ऑर्गन मिल करके बनाता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक हमारा फाइनली बॉडी का निर्माण कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे इसका हिंदी हो जाएगा कोशिका, इसका हिंदी हो जाएगा उत्तक, इसका हिंदी हो जाएगा अंग, इसका हिंदी हो जाएगा अंग तंत्र, और इसका आपका हो जाएगा शरीर। ठीक, कोशिका मिल करके आपका उत्तक बना रहा है, उत्तक मिल करके आपका अंग, अंग मिलकर अंग तंत्र, और अंग तंत्र से आपका पूरा शरीर बन जा रहा है। तो सेल को समझाने के लिए साइंटिस्ट लोग आए, और उन साइंटिस्टों में नाम था पहला स्लाइडेन, दूसरा स्वान, तीसरा रुडोल्फ विर्चो। तो ये तीनों लोग मिल करके सेल थ्योरी को दिया, समझाया और बताया कि हाँ सेल ऐसे है, एक सेल से दूसरा सेल ऐसे बन रहा है, प्लांट सेल हमारे डिफरेंट टाइप के प्लांट सेल से मिलकर बन रहे हैं, एनिमल सेल है, एनिमल सेल का सबसे बाहरी लेयर, सबसे बाहरी परत आपका झिल्ली होता है, यानी कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लांट सेल का सबसे बाहरी लेयर जो होता है वो हमारा सेल वाल यानी कोशिका भित्ति होता है, उसके बाद आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो इस सब को बताने के लिए हमारे साइंटिस्ट आए, और साइंटिस्टों ने मिल करके हमारा सेल थ्योरी दिया। तो हम लोग देखते हैं कि सेल थ्योरी कैसे, क्या बता रहा है आपका, यानी कोशिका का सिद्धांत।
यानी सेल थ्योरी। ठीक, देखिए इसमें पहला नाम आता है स्लाइडेन साहब का। स्लाइडेन, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो हमारे प्लांट यानी पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वो अलग अलग तरह के पादप कोशिका से मिलकर बने होते हैं। यानी इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो हमारे पादप हैं वो विभिन्न प्रकार के कोशिका से मिलकर बना होता है। स्लाइडन साहब ने ये बता दिया। और हमारे आ रहे हैं अब स्वान साहब। इन्होंने क्या बताया कि जो हमारे एनिमल सेल होता है यानी जंतु कोशिका, उसका बाहरी परत कोशिका झिल्ली होता है। और जो हमारा पादप कोशिका है उसका बाहरी परत हमारा कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति यानी सेल वाल। कोशिका झिल्ली इसका आपका इंग्लिश हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन, या इसी को बोला जाता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया और फाइनली इन्होंने कह दिया, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देख रहे हैं। फाइनली इन्होंने स्वान साहब ने कहा कि जो हमारे पादप कोशिका और जंतु कोशिका पादप कोशिका और जंतु कोशिका पादप सॉरी जो हमारे पादप यानी प्लांट एवं और यानी जंतु यानी आपका एनिमल, ये विभिन्न प्रकार के कोशिका एवं कोशिका के
उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। आपके जो स्लाइडन साहब थे उन्होंने केवल प्लांट को ऑब्जर्व किया था और कहा था कि जो हमारे प्लांट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के प्लांट सेल यानी विभिन्न प्रकार के पादप कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। और स्वान साहब ने एनिमल सेल और प्लांट सेल यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों को ऑब्जर्व किया और कहा कि जो हमारे पादप और जंतु होते हैं वो विभिन्न प्रकार के जंतु कोशिका या पादप कोशिका के पादप कोशिका से या इनके उत्पाद से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन इस थ्योरी में एक कमी रह गई, यानी ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी। कमी ये रह गई कि ये लोग तो इन्होंने बता दिया कि विभिन्न प्रकार के कोशिका और कोशिका के उत्पाद से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये जो विभिन्न प्रकार की एक कोशिका मतलब बहुत सारी कोशिका आ रही है तो उसमें जो नई कोशिका आ रही है वो मिल कैसे रही है, आ कहां से रहा है, यानी नॉट एक्सप्लेन नया कोशिका कैसे बन रहा है। नॉट एक्सप्लेन, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल एराइज। ठीक, ये कमी रह गई। अब इसी कमी को पूरा करने के लिए हमारे आते हैं आपके रुडोल्फ विर्चो साहब और इसको बता दिए और ये कह दिया गया, उन्होंने ये कह दिया कि जो हमारी नई कोशिका बन रही है वो पहले से जो कोशिका प्रेजेंट है उपस्थित है वही आपका नए सेल को बना रही है। तो इन्होंने क्या कर दिया, रुडोल्फ विर्चो साहब ने इसी सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया और वो अपना एक सेंटेंस दे दिए। बस रुडोल्फ विर्चो साहब हमारे आ रहे हैं। रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने क्या किया, रुडोल्फ विर्चो इस सेल थ्योरी को यानी कोशिका सिद्धांत को रूपांतरित कर दिया। कोशिका सिद्धांत को रूपांतरित किया और ये अपना एक सेंटेंस दे दिए जो कि लैटिन वर्ड का सेंटेंस है, ओमिनी सेलुली ई सेलुली। ये आपका लैटिन वर्ड का सेंटेंस है। लैटिन, इस सेंटेंस का मतलब ये होता है ऑल न्यू सेल arises from pre-existing सेल। मतलब कि जो हमारे सभी नई कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिका से
को पहले से उपस्थित कोशिका से बनती है। इन्होंने ये सेंटेंस दे दिया, ओमनी सेलुली ई सेलुली, इसका मतलब ये होता है कि ऑल न्यू सेल राइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसका हिंदी में हो गया कि सभी नई कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनती है। ठीक, ये हमारा सेल थ्योरी के बारे में हो गया। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे कोशिका। कोशिका का प्रकार, कोशिका तो देख लिया, अब क्या होता है कोशिका का प्रकार, कितने तरह की कोशिका हमारी होती है। कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। तो हम लोग देखते हैं कि आप लोग सुने होंगे इसके पहले, कोशिका यहाँ पे हमारा दो तरह का, दो प्रकार का होता है। पहला प्रो कैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरा है हमारा यू कैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका और हमारा हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक सेल, इस वर्ड का आप लोग मतलब समझेंगे। प्रो, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना या आद्य। या एक तरह से कह सकते हैं अब्सेंट, मतलब प्रेजेंट ही नहीं होता है, यानी अनुपस्थित। आपका हो गया कैरियोटिक, मतलब होता है कैरियन। कैरियन मतलब आपका हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब हो गया आपका नाभिक। तो प्रोकैरियोटिक मतलब आप समझ सकते हैं कि पुराना या आद्य अब्सेंट न्यूक्लियस, यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होंगे उन सब के अंदर पुराना तरह का या तो न्यूक्लियस पाया जाएगा। न्यूक्लियस यानी होता है आपका केंद्रक या नाभिक, इसको नाभिक को केंद्रक भी कहते हैं, केंद्रक। या तो इसमें पुराना तरह का न्यूक्लियस पाएगा या तो इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट रहेगा। जनरली देखा जाता है, कहा जाता है कि हमारे प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस अनुपस्थित। केंद्रक अनुपस्थित होगा। अब यहीं पे हम लोग मतलब समझेंगे यूकैरियोटिक वर्ड का मतलब। यू मतलब आपका होता है ट्रू, यानी सही। और वही कैरियोटिक यानी न्यूक्लियस, यानी कह सकते हैं जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें आपका ट्रू यानी अच्छे प्रकार का न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो यानी इसमें कह सकते हैं हम लोग कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक उपस्थित होता है। तो अब हम एक
हम लोग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का संरचना बना के देखेंगे और एक यूकैरियोटिक कोशिका का संरचना बना के देखेंगे, और देखेंगे कि इस दोनों में डायग्रामेटिकली क्या क्या डिफरेंस है। अगर आप लोग उस डायग्राम को समझ गए तो समझिए कि आप लोग कोशिका का जो डिफरेंस देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में इजीली समझ जाएंगे। इजीली उसके बारे में जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका, या इसको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। ठीक है, तो हम लोग बना रहे हैं एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। ये हमारा देखिए सेल हो गया, और हम लोग प्रोकैरियोटिक में देखे थे कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, तो न्यूक्लियस नहीं बनाएंगे। और ये हमारा एक लिविंग सेल है, तो लिविंग मतलब आप लोग समझिए कि उसमें साइटोप्लाज्म का होना जरूरी है। साइटोप्लाज्म मतलब आप कह सकते हैं साइटोसोल। साइटोसोल एक तरह का लिक्विड होता है जो कि एक सेल में पूरी तरह से फैला होता है। तो इसमें देखिए ये हमारा सब एक फ्लूइड है। इस फ्लूइड को हम लोग कह सकते हैं ये साइटोसोल। अब जितने तरह के आप लोग देखेंगे एक सेल है, इस सेल में आपके विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए जैसे इस सेल को मान लीजिए हम लोग का बॉडी हो गया, अब हम लोग के बॉडी में डिफरेंट टाइप के अलग अलग जैसे कोशिकांग बॉडी पार्ट है, जैसे हाथ हो गया, हमारा नोज हो गया, हमारे अंदर देखिए तो स्टमक हो गया, पेनक्रियाज हो गया, आपका लीवर हो गया, किडनी हो गया। ये तरह के विभिन्न हम लोग इसका कंपैरिजन कर सकते हैं कोशिकांग से। तो इसके अंदर देखिए आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसे ही देखा जाए तो सारे तरह का कोशिकांग नहीं पाया जाता है। इसमें आपको केवल इसमें राइबोसोम देखने को मिलेंगे। राइबोसोम वो भी राइबोसोम आपका 70 यस प्रकार का। इस यस को हम लोग सेडवर्ग यूनिट यानी सेडवर्ग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, तो जब आप लोग राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल के बारे में देखेंगे तब हम आप लोग को राइबोसोम के बारे में एकदम डिटेल से बताएंगे, जिससे आपका उसमें कुछ नहीं बच जाएगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हमारा राइबोसोम हो जा रहा है। ठीक, और इसमें आपका ये सेल मेम्ब्रेन या इसी को बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसलिए बोला जाता है कि प्लाज्मा मतलब आप लोग प्रीफर ये समझिए कि एक तरह का प्लाज्मा यानी फ्लूइड लिक्विड, ये डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आ रहा है जो सेल है, इसलिए इसको इस मान लीजिए ये सब हमारा प्लाज्मा एक फ्लूइड टाइप का हो गया जिसको हम लोग प्लाज्मा बोल रहे हैं, और ये जो हमारा लेयर है मेम्ब्रेन है ये इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, तो इसलिए इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल दिया जा रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में 70 यस प्रकार का राइबोसोम, यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसमें क्या क्या पाया जा रहा है आपका साइटोप्लाज्म, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म। हम आप लोग को साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म ये सब के बारे में डिफरेंस हम बताएंगे, कैसे क्या मिलकर के क्या बनाता है। इसमें क्या क्या है साइटोप्लाज्म, इसमें आपको देखने को मिल रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिख रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं है, सेल मेम्ब्रेन भी इसी को बोला जाता है। और इसमें तीसरा चीज आपका हो गया 70 प्रकार का राइबोसोम। राइबोसोम, ये तीन चीजें जनरली आपको एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखने को मिल रही हैं। और वहीं जब आप यूकैरियोटिक कोशिका का डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें एक न्यूक्लियस बना देंगे। न्यूक्लियस एक तरह का सबका सेल ऑर्गेनेल ही है, और उसमें डिफरेंट टाइप के और सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, आपके लाइसोसोम, आपको देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के गोल्जी बॉडी, ये विभिन्न प्रकार के आपको सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेंगे जो कि आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो हम लोग आइए बना रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिका का स्ट्रक्चर। यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना। ठीक, देखिए ये हमारा एक कोई यूकैरियोटिक सेल हो गया, ठीक है। अब इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें पहला बात क्या हम लोग क्या देखे थे, कोई भी सेल हो उसके अंदर साइटोप्लाज्म का होना जरूरी है, यानी साइटोसोल का होना जरूरी है। अब इसी में हम लोग देखते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में हम लोग का क्या था, कोशिका केंद्रक, नाभिक, न्यूक्लियस, ये सब प्रेजेंट था। ये न्यूक्लियस का हिंदी होता है केंद्रक या नाभिक, उसको सारा एक ही नाम है। तो इसमें देखिए ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, आपको समझ में आएगा। अभी हम बताएंगे कि इसका हम 2 लाइन करके क्यों बना रहे हैं, क्यों नहीं हम ऐसा ऐसा ऐसे करके बना दे रहे हैं। इसमें देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। अब इसी के अंदर आपको न्यूक्लियर द्रव्य, जैसे सेल के अंदर कोशिका द्रव्य देखने को मिल रहा है, साइटोप्लाज्म देखने को मिल रहा है, वैसे न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य देखने को, नाभिकीय द्रव्य यानी केंद्रक द्रव्य देखने को मिलेगा। इसमें आप देखेंगे, इधर देखिए ये हमारा ये फोल्डिंग वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, देखे होंगे आप लोग, इसको उस बारे में सुने भी होंगे। इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसी में आपको देखेंगे तो ये हमारा राइबोसोम हो गया। इसमें दोनों पाया जाता है, आपका 70 भी और 80 भी। अब इसमें और देख लिए ये हमारा अंतःप्रद्रव्यी जालिका हो गया। अंतःप्रद्रव्यी जालिका है यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी में देखिए एक तो प्लास्टिड भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी में आपको वैक्यूल्स देखने को मिल जाएंगे। मतलब इतना हमारा दिखाने का मतलब ये है कि जब आप लोग यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना देखेंगे उसमें विभिन्न प्रकार के आपको कोशिकांग देखने को मिलेंगे, और वहीं पे जब आप प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना देख रहे थे तो उसमें आप लोग का कोशिकांग क्या पाया जा रहा था, राइबोसोम पाया जा रहा था, और वो भी केवल 70 का। बाकी आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा था, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, कोई अंतःप्रद्रव्यी जालिका नहीं थी, कोई आपके प्लास्टिड वैक्यूल्स कुछ नहीं पाया जा रहा था। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल क्या पाया जा रहा था, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, साइटोप्लाज्म था और राइबोसोम था।
और यूकैरियोटिक कोशिका में आपके डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। और यहीं पे अगर हम लोग दोनों इस स्ट्रक्चर को कंपैरिजन करें और देखें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस क्या है, तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें पहला बात क्या, प्रो यानी प्रिमिटिव, यानी उसमें आद्य प्रकार का न्यूक्लियस होगा या न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। और वहीं पे यूकैरियोटिक कोशिका में हमारा ट्रू यानी अच्छे तरह का न्यूक्लियस पाया जाएगा। दूसरा हम लोग डिफरेंस लिख सकते हैं कि इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमारा 70S प्रकार का वो राइबोसोम पाया जाता है, और वहीं पे हमारा यूकैरियोटिक कोशिका में 80S और 70S दोनों तरह का राइबोसोम पाया जाता है। और वहीं पे हमारा लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, प्लास्टिड वैक्यूल्स, ये सारी चीज़ें अब्सेंट यानी अनुपस्थित होती हैं। और वहीं पे अगर हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका में देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, प्लास्टिड वैक्यूल्स, ये सारे कोशिकांग आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका अगर हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में अगर थोड़ा सा और देखें, हमारे जो यूकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक उस पे उसका अगर हम देखेंगे बॉडी के बेसिस पे, बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, तो ये हमारा दो तरह का होता है, यूनिसेलुलर और दूसरा हमारा हो गया है मल्टी सेलुलर। यानी बहुकोशिकीय और हमारा एक कोशिकीय। एक कोशिकीय में अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल उदाहरण देखने के देखें तो ये हमारे देखिए अमीबा था, यूग्लिना था, यूग्लिना, ये सब हमारे हो गए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर में देखिए तो इसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण देखिए तो इसका उदाहरण हो सकता है प्लांट्स यानी पादप, जंतु यानी एनिमल्स, ये हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसी में आपका आ जाता है फंजाई, ठीक, फंजाई को इसमें से हटा दीजिए, केवल दो ही चीजें देखिए, आपको ये दोनों चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ये कोशिकीय जीव में हमारे ये हो जा रहे थे, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यानी बहुकोशिकीय जीव में वो हो जा रहे थे, प्लांट्स और एनिमल्स। तो बस अगर देख लिया जाए इतना चीजें हम लोग देख लिए, तो चलिए अब आगे देख लेना है कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक सेल और हमारे यूकैरियोटिक सेल, ये तो हमको आपको स्ट्रक्चर से बता ही दिया इसमें क्या क्या डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि इसमें जो केंद्रक होता है वो अनुपस्थित होगा, और इसमें अनुपस्थित है, यूकैरियोटिक कोशिका में आपका केंद्रक उपस्थित है, केंद्रक उपस्थित। और यहीं पे आपका देखिए इसमें राइबोसोम आपको राइबोसोम इसमें आपका 70S को देखने का मिलेगा, तो इसमें आपका राइबोसोम इसमें भी होगा, लेकिन आपका 70S और 80S दोनों देखने को मिलेंगे। और इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया अंतःप्रद्रव्यी जालिका
अंतःप्रद्रव्यी अंतःप्रद्रव्यी जालिका लाइसोसोम लाइसोसोम वैक्यूल्स, ये सारी चीजें जितनी हैं ये आपको अनुपस्थित देखने को मिलेंगी, यानी नहीं पाए जाएंगे, अनुपस्थित। और यहीं पे ये जो सारी चीजें थे माइटोकॉन्ड्रिया, आपके अंतःप्रद्रयी जालिका को शॉर्ट फॉर्म में ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोला जाता है। तो ईआर, आपके लाइसोसोम, आपके वैक्यूल्स, ये सारी चीजें आपकी उपस्थित रहेंगी, उपस्थित। तो आप लोग देख लिए प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या डिफरेंस था। बाकी इस सेल वाले चैप्टर का जो आगे का पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इशू होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोग कोशिश करिए कि इस प्लेटफॉर्म को जितना से ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें, कोशिश करें, फैलाएं, अपने साथियों को भी जोड़ने की कोशिश करिए। आपको एक तरह का समझिए कि बायोलॉजी का एकदम मक्खन कंटेंट मिलने वाला है यहाँ पे। इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन अगर आप लोग इसको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो आप लोग को इसमें बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। एक्सप्लेन करने का तरीका, लिखने का तरीका, हम भी चाहते तो सेंटेंस लिख देते एक एक, उसको लीजिए पोथी पढ़ते रहिए, लेकिन वो आपको लिख के क्या पता कि उससे कोई समझ ना आए। ऐसे एक एक शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें देखिए जो डायरेक्ट आप लोग को सॉलिड चीज़ें एग्जाम में लिखें और अच्छे नंबर मिले। कॉपी तो भरना ही है, लेकिन अगर ऐसे भी लिखें तो काफ़ी भरेंगे उसको। इस चीज़ों को आप लोग याद करिए और अपने सेंटेंस में उसको लिख दीजिए। तो हम लोग मिल रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।